हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हमें कविता पढ़ेंगे। कविता प्रकृति से सीखे, मतलब प्रकृति से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। प्रकृति हमें कैसे साफ रखनी चाहिए, प्रकृति में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती भी है। तो हम बस इस कविता में प्रकृति से दी हुई कुछ सीख के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, प्रकृति से सीखें। कविता। अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग रंगों की चिड़िया, सूरज, झरना, नदी, पहाड़, फूल, पेड़ पौधे, बादल इत्यादि चीजें दे रखी हैं, जो मिलकर एक प्रकृति बनाती हैं, एक सुंदर प्रकृति। तो बच्चों, हम प्रकृति को किस उपहार को सुनकर, छूकर और स्पर्श द्वारा जान पाते हैं। मतलब प्रकृति हमें ऐसा कौन सा उपहार देती है जिसको हम सुनकर, छूकर या स्पर्श द्वारा ही जान पाते हैं। प्रकृति हमें हवा देती है, प्रकृति हमें पानी देती है, प्रकृति हमें एक सुंदर वातावरण देती है, जिसे हम देखकर, छूकर या फिर सुनकर, चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर हम प्रकृति के इस उपहार को जान पाते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम कविता का मूल तत्व पढ़ते हैं कि कविता का सबसे महत्वपूर्ण मूल तत्व क्या है। कविता में लेखक अपने मन की इच्छाओं को जाहिर कर रहे हैं, साथ ही प्रकृति के महत्व को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कविता के जो लेखक है, जिसने ये कविता लिखी है, वो लेखक अपने मन की इच्छा, जो उनकी प्रकृति को लेके इच्छाएं हैं, वो जाहिर यानी वो इस कविता के जरिए बता रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को प्रकृति का महत्व, कि प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति को हमें कैसे बचाना चाहिए, उसका महत्व समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, चलो अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। थोड़ी सा कविता पढ़ी जाए। तो चलो बच्चों, कविता को शुरू करते हैं। काश मैं पानी बन जाऊं, सबकी प्यास बुझाऊं, कभी नदी कभी झरना बनकर हित सबका करने आऊं। काश मैं पंछी बन जाऊं, सबको भोर उठाऊं, सूरज के जगने से पहले चार दिशा घूम आऊं। काश मैं बादल बन जाऊं, पानी भर भर लाऊं, नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं। तो बच्चों, पहली पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि काश मैं पानी बन के सबकी प्यास बुझाऊं, मतलब इस प्रकृति में किसी को भी प्यासा न रहना पड़े, सबको पानी बराबरी से मिले, सबकी प्यास बुझे। कभी मैं नदी बनूं, कभी झरना बनकर सबके हित में करूं, मतलब सबके हित में जाऊं। जैसे किसी के खेतों में पानी नहीं जाता, किसी के घरों में पानी नहीं जाता, तो वहां लोगों को पानी नहीं मिल पाता, इसलिए कभी नदी कभी झरना बनकर वो सबका हित करना चाहते हैं। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं कि काश मैं पंछी यानी कि पक्षी बन जाऊं, सबको भोर उठाऊं, मतलब सबको सुबह जल्दी उठाऊं, सूरज के जगने से पहले चार दिशा घूम आऊं। जैसे हमें पता है कि सूरज सबसे जल्दी उगता है, शायद आप लोग तो उठते भी नहीं होंगे तब तक। तो सूरज के भी जगने से पहले कवि जो है वो चारों दिशाओं में, मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाओं में घूमकर आना चाहते हैं। तो अगली कुछ पंक्तियों में कवि कहते हैं कि काश मैं बादल बन जाऊं, पानी भर भर लाऊं। जैसे बादल में ढेर सारा पानी होता है, जब वो हैवी भारी हो जाता है तो वो बारिश के जरिए अपने आप को इवापोरेट करता है, मतलब खाली करता है। तो कवि बादल बनकर पानी भर कर लाना चाहते हैं और इस नीले आसमान में इधर उधर आजादी से घूमना चाहते हैं, मंडराना चाहते हैं। तो बच्चों, चलो कविता में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कवि और क्या क्या कहना चाहते हैं। काश मैं हवा बन जाऊं, मंद मंद लहराऊं,
खेत मैदान पहाड़ों तक की सैर कर कर आऊं। तो बच्चों, इसमें जो कवि हैं वो यह चाहते हैं कि वो हवा बन जाएं। जैसे आज तक हम कभी हवा को देख नहीं पाए हैं, हम हवा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो कभी हवा बनकर इधर उधर लहराना चाहते हैं, मंद मंद मतलब धीरे धीरे वो लहराना चाहते हैं। कभी खेत में, कभी मैदान में, कभी पहाड़ों तक की वो सैर कर कर आना चाहते हैं। तो बच्चों, क्या आपको पता है ये कविता किसने लिखी है? यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी के जरिए लिखी गई है। तो चलो बच्चों, यह था हमारे पाठ की, हमारी प्रकृति की कुछ सीख। तो अब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं, मतलब कुछ शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शब्दार्थ। पंछी मतलब पक्षी, भोर मतलब सुबह, मंद मतलब धीरे, हित मतलब भला, सैर मतलब घूमना, मंडराव मतलब किसी वस्तु के आसपास चक्कर लगाना। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण आपको सही ढंग से करना है। तो चलिए मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण कीजिए। तो बच्चों, पहला शब्द है झरना, झरना। दूसरा शब्द है उठ आओ, उठाओ। तीसरा शब्द है मंडराव, मंडराव। चौथा शब्द है इधर, इधर। आखिरी शब्द है उधर, यानी कि उधर। श्रुत लेख मतलब सिर्फ लिखने के लिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका आप लोगों को लिखकर अभ्यास करना है। तो चलो मेरे साथ इन शब्दों को लिखना शुरू करो। पहला शब्द है खेत, ख ए त, खेत। दूसरा शब्द है मैदान, म ए द आ न, मैदान। तीसरा शब्द है बच्चों सूरज, स उ र ज, सूरज। चौथा शब्द है बच्चों प्यास, अध प य अ स, प्यास। पांचवा शब्द क्या है? दिशा मतलब डायरेक्शंस, द पे ई की मात्रा, श आ, दिशा। अगला शब्द है बच्चों सैर मतलब घूमना, सैर स ए र, सैर। अगला शब्द क्या है? बादल, ब आ द ल, बादल। उसके अगला शब्द है काश, क आ श, काश। उससे अगला शब्द है आ अ स म अ न, आसमान। आखिरी शब्द है झरना जो पहाड़ों के बीच में से बहता है, झ र न आ, झरना। तो बच्चों, ये थे कुछ शब्द जिनका हमें लिखकर अभ्यास करना था। तो अब हम कविता का थोड़ा सा अभ्यास करते हैं, मतलब अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा अभ्यास करें। अभ्यास कार्य, जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स,
प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें बताना है। तो बताओ, कवि पानी बनकर क्या क्या करना चाहता है? कवि पानी बनकर सबकी प्यास बुझाना चाहते हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, मंद मंद कौन लहराना चाहता है? वेरी गुड। कवि हवा बनकर मंद मंद लहराना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, चारों दिशाओं कौन घूमकर आना चाहता है? चारों दिशा कवि घूमकर आना चाहते हैं सूरज बनकर। अगला प्रश्न है, इधर उधर कौन मंडराना चाहता है? कवि बादल बनकर इधर उधर मंडराना चाहते हैं। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें उत्तर लिखना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, सबका हित कौन करना चाहता है? तो बच्चों, सबका हित कवि करना चाहते हैं हवा बनकर। हवा बनकर कवि सबका हित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, सूरज से पहले कौन जगना चाहता है? कौन? वेरी गुड। सूरज से पहले कवि जगना चाहते हैं पंछी बनकर, मतलब पक्षी बनकर। अगला प्रश्न है, हवा बनकर क्या करने का मन होता है? तो बच्चों, हवा बनकर मंद मंद यानी धीरे धीरे लहराने का मन होता है कवि का। अगला प्रश्न है, इधर उधर कौन मंडराना चाहता है? तो बच्चों बताओ, इधर उधर कौन मंडराना चाहता है? तो बच्चों, वेरी गुड, इधर उधर कवि मंडराने चाहते हैं, वो भी बादल बनकर। तो बच्चों, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ कविता की पंक्तियां दी गई हैं जिनमें रिक्त स्थान दिया गया है, जिनको ध्यान से पढ़कर आपको पूरा करना है। तो पढ़िए, चलिए शुरू करते हैं। काश मैं, वेरी गुड, काश मैं बादल बन जाऊं, पानी भर भर लाऊं, कैसे आसमान में नीले नीले, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं, काश मैं बादल बन जाऊं, पानी भर भर लाऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं। तो बच्चों, ये पंक्तियां यहाँ पूरी होती हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही मिलान कीजिए। तो बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिन शब्दों का आपको उनके जुड़े हुए शब्द यानी कि दिए गए शब्दों से जुड़े हुए शब्दों का यानी कि जो उनसे मिलते जुलते शब्द हैं, उनसे उनका मिलान करना है। जैसे पहला शब्द है सूरज। सूरज कब उगता है? सुबह। तो हम सूरज को भोर से मिलाएंगे। अगला शब्द है बादल। बादल, बादल में ढेर सारा पानी होता है जिससे बारिश होती है, तो हम बादल को पानी से मिलाएंगे। अगला शब्द है पानी। पानी क्या करता है? पानी सबकी प्यास बुझाता है, तो हम पानी को प्यास से मिलाएंगे। हवा, जब हवा चलती है तो लोग अक्सर सैर पे जाते हैं यानी कि घूमने जाते हैं, तो हम हवा को सैर से मिलाएंगे। अगला शब्द है पंछी। पंछी हर दिशा में घूमते हैं, तो हम पंछी को दिशा से मिलाएंगे। तो यह थे कुछ सही मिलान कीजिए के शब्द। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा सोचिए। तो बच्चों, अब के इन कुछ प्रश्नों में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है
यानी अब हम आपके क्रिटिकल थिंकिंग यानी एक थिंकिंग टेस्ट लेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 5, किसी दिन अगर सूरज ना निकले तो क्या होगा? बताओ बच्चों, अगर जैसे आप लोगों रात में सोते हो तब तो सूरज नहीं होता। जब सुबह सूरज उगता है आपकी मम्मा आपको उठाती हैं स्कूल जाने के लिए, रेडी होने के लिए। लेकिन अगर सूरज ही नहीं उगेगा तो सुबह होगी ही नहीं, यानी लोगों की जो दिनचर्या है वो खराब हो जाएगी, जिससे उनके डेली रूटीन के हर काम पे फर्क पड़ेगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी खराब होगा। क्योंकि जैसे एक ह्यूमन बॉडी, एक प्लांट्स को रात की नीड होती है एज फॉर द रेस्टिंग पर्पस यानी आराम करने के लिए, ऐसे ही दिन में सूरज की भी उतनी ही जरूरत होती है। इसीलिए सूरज नहीं निकलेगा तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा यानी हमारा वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6, यदि आपको अपने मन से कुछ करने की स्वतंत्रता दी जाए तो आप क्या करना चाहेंगे? इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में शायद आप लोग बहुत खुश होंगे। जैसे आप लोग अपनी मम्मा से कहते हो, या मम्मा आप ये करने नहीं देते, पापा आप मुझे ये करने नहीं देते। तो अगर आपको एक दिन के लिए ये स्वतंत्रता दे दी जाए कि जो आपके मन में हो आप वो कर सकते हैं, तो आप क्या क्या करना चाहेंगे? चॉकलेट्स खाना चाहेंगे या आइसक्रीम? तो आप उस स्वतंत्रता को कैसे जीना चाहेंगे? आप क्या क्या करोगे? तो इसका जवाब आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखना है। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। तो बच्चों, कविता में से 5 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? जो आपको किसी जगह, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे कविता में था बादल। बादल एक पर्टिकुलर चीज का नाम है। कवि सूरज। पानी और आसमान, ये सारे संज्ञा शब्द हैं जो अभी हमने कविता में पढ़े। प्रश्न 8, समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ इस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को पढ़कर इनमें से समान शब्दों को ढूंढकर आपको इनके आगे आगे लिखना है। तो हवा का समान अर्थ वाला शब्द क्या होगा? वायु, पवन और समीर। अगला है पानी। पानी का क्या है समान अर्थ वाले शब्द? जलधर, जल, नीर। पानी के समान अर्थ वाले शब्द हैं जलधर, जल और नीर। चलिए अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द है बच्चों पंछी। पंछी मतलब पक्षी, खग और नभचर। पक्षी के समान अर्थ वाले शब्द है पक्षी, खग और नभचर। अगला शब्द है बादल। बादल का क्या होगा बच्चों? वायु, मेघ, घन और जलधर। बादल के समान अर्थ वाले शब्द है बच्चों मेघ, जलधर और घन। आसमान। आसमान का पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द क्या होंगे? आकाश,
अंबर और नाभ। आसमान के समान अर्थ वाले शब्द है आकाश, अंबर और नाभ। आखिरी शब्द है बच्चों सूरज। सूरज का समान अर्थ वाले शब्द होंगे दिनकर, रवि और भानु। दिनकर, रवि और भानु। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों प्रश्न 9, छोटे ऊ तथा बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द अलग अलग चुनकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ 2 श्रेणियां दी हुई हैं, छोटा ऊ और बड़े ऊ की, और यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें छोटा और बड़े ऊ की मात्रा लगाई हुई है। तो हमें उन शब्दों को चुनकर उनकी श्रेणियों में लिखना है। तो पहला शब्द है सूरज। सूरज में बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो हम इसे बड़े ऊ वाली श्रेणी में लिखेंगे। अगला शब्द है फूल। फूल में भी बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो हम इसको भी इसी श्रेणी में लिखेंगे। अगला है सुन। सुन में छोटी ऊ की मात्रा आती है, तो हम इसे छोटे ऊ वाली श्रेणी में लिखेंगे। अगला शब्द है झूल। झूल में बड़े ऊ की मात्रा आती है, तो हम इसे बड़े ऊ वाली श्रेणी में लिखेंगे। अगला शब्द है गुण। गुण में छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो हम इसमें छोटे ऊ की श्रेणी में लिखेंगे। अगला शब्द है धूम। धूम में बड़ा ऊ आता है, तो हम इसको बड़े ऊ की श्रेणी में लिखेंगे। अगला शब्द है बुनकर। इसमें छोटे ऊ की मात्रा आती है, तो हम इसको छोटे ऊ की श्रेणी में लिखेंगे। अगला और आखिरी शब्द है सुख, मतलब हैप्पीनेस, तो हम इसको छोटे ऊ की श्रेणी में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा ऊ आता है। सुख। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कविता में आए सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटकर उनमें गोला लगाना है। तो बच्चों आपको पता है सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, हमें या फिर सबका आदि। इन सब को हम सर्वनाम कहते हैं जो संज्ञा के नाम पे यानी संज्ञा की जगह इस्तेमाल होता है। अब बच्चों जैसे हम एक कहानी लिख रहे हैं, तो कहानी में बार बार हम कैरेक्टर का नाम तो नहीं लिख सकते। कैरेक्टर का नाम तो हम एक ही बार लिखेंगे ना। तो उस कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम बार बार वह, तो, तुम, आप, मैं इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे भर, मैं, कभी या फिर बन। इनमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटना है। तो बताओ इन शब्दों में से सर्वनाम शब्द क्या है? वेरी गुड। इसमें से सर्वनाम शब्द है मैं, मतलब मेरा। तो हम इस पर गोला लगाएंगे। अगला प्रश्न है दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो बच्चों आपको पता है वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जिसमें हम सिर्फ एक चीज की बात करते हैं, जैसे 1 चॉकलेट, 2 टॉफी, 3 आइसक्रीम, 4 बच्चे, 10 बॉल्स इत्यादि। और बहुवचन वो होते हैं जिसमें हम ढेर सारी चीजों की बात करते हैं, जैसे 10 बॉल्स, 2 चॉकलेट्स। इसमें 2 चॉकलेट की बात हुई, मतलब यहाँ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 ऑब्जेक्ट है, तो वो बहुवचन में आ गया। तो यहाँ आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आपको बहुवचन में बदलना है। तो नदी का बहुवचन क्या होगा? नदियाँ। क्यों? क्योंकि नदी एक नदी के बारे में बता रही है,
और नदियां ढेर सारी नदियों के बारे में बता रही है। अगला शब्द है खेत। खेत का वचन जब हम बदलेंगे तो वो हो जाएगा खेतों। अगला शब्द है मैदान। मैदान का वचन बदलेंगे तो वो क्या बनेगा? मैदानों। अगला शब्द है झरना। झरना एक वचन है, अगर हम इसको वचन बदलेंगे इसका तो क्या बनेगा? झरने, मतलब ढेर सारे झरने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, योर क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 12, प्रस्तुत कविता में आपको क्या सीख मिलती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जो कविता अभी हमने पढ़ी, प्रकृति से सीख, मतलब हमें प्रकृति से क्या सीख मिलती है, प्रकृति हमें क्या सिखाती है। आपने उस कविता से क्या सीखा, क्या प्रेरणा ली आपने उस कविता से, वो आप लोगों को अपने अपने शब्दों में, यानी जो भी आपके मन में आता है उस कविता से रिलेटेड, उस कविता से संबंधित आपको लिखना है अपने अपने शब्दों में। तो ये क्वेश्चन का, इस प्रश्न का जवाब आप अपनी अपनी नोटबुक्स में देंगे। अगला है जरा दिमाग लगाइए, यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13, प्राकृतिक संसाधनों को पहचान कर उस पर सही का चिन्ह लगाइए। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, मतलब जिनको ह्यूमंस यानी कि इंसानों ने नहीं बनाया होता, जो बाय गॉड बने हुए होते हैं, वो ह्यूमन मेड नहीं होते, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को आपको पहचानना है और आपको बताना है कि क्या यह चित्र ह्यूमन मेड है या फिर ये प्राकृतिक संसाधन है। किताब, किताब क्या ह्यूमन मेड है या प्राकृतिक है, नेचुरल है? नहीं, तो हम इस पर सही का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाया गया है। अगला चित्र है सूरज का। क्या सूरज इंसानों ने बनाया है? नहीं, यह प्राकृतिक संसाधन है, तो हम यहाँ पे सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे भी एक प्राकृतिक संसाधन है, तो हम इस पर भी सही का चिन्ह लगाएंगे। ये है बतख। तो क्या बतख को इंसानों ने बनाया है? नहीं, ये भी नेचुरल मेड है यानी प्राकृतिक है, तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। बादल, बादल को तो इंसानों ने बिल्कुल नहीं बनाया, तो बादल पे भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है। अगली चित्र है नदी की। तो नदी इंसानों ने नहीं बनाई है, यह भी एक प्राकृतिक संसाधन है, तो हम इस पर भी सही का चिन्ह लगाएंगे। आपको ये एक्टिविटी दोबारा करनी है अपनी अपनी किताबों में थोड़ा सा दिमाग लगाकर, बिना किसी की हेल्प लिए। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जरा रंग भरिए, आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी। प्रश्न 14, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ कितना खूबसूरत चित्र दिया गया है, पेड़ का, चिड़िया का, सूरज का, पहाड़ों, घर, नदी, बत्तख इत्यादि चीजों का आपको इसमें चित्र दिया गया है। तो आपको इस चित्र में प्यारा सा रंग भरना है साफ सफाई के साथ। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी, ये कविता अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।